ऑल। सभी विद्यार्थियों का एक बार से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हिंदी साहित्य के मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, या फिर इंटरमीडिएट जो क्लासेस हैं उनके विद्यार्थी हों, यदि वो हिंदी साहित्य के प्रति अपनी एक व्यापक समझ विकसित करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का एक एक समागम, एक पूरा उपक्रम समझना चाहते हैं, तो यह जो क्लास है इसमें जिस बिंदु की हम चर्चा करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और फैक्चुअल दृष्टिकोण से जो तथ्य थे, हमने उसका प्रारंभिक जो अवशेष, प्रारंभिक जो स्थिति थी जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते थे, वो हमने पढ़ लिया है। अब हिंदी साहित्य का जितना भी काल विभाजन हुआ है और जितनी भी उसके बारे में बातें की गई हैं, उसमें जो निचोड़ निकल कर आता है, जो सार तत्व निकल कर आता है, वह यह है कि हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विभिन्न भागों में बांटा गया, विभिन्न पदों में बांटा गया, और उसके बाद फिर उनसे संबंधित सामग्री का जो संकलन किया गया है, उसके बाद उसमें हिंदी साहित्य का एक गहन अध्ययन और मनन किया जा सकता है। अब बहुत से विचारकों ने इससे संबंधित काल विभाजन वगैरह ये प्रस्तुत किया है, जो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के जितने भी प्रयास हुए हैं और नामकरण के प्रयास जितने भी हुए हैं, वो हमने पढ़ लिया है। हमें एक मोटा मोटी एक दृष्टिकोण हमारा विकसित हो गया कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन लोगों ने किया है। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को बहुत गहराई से देखेंगे, और ये काल विभाजन प्रस्तुत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हमने औरों का काल विभाजन क्यों नहीं पकड़ा? बहुत से लोगों ने, बहुत से साहित्य इतिहास लेखकों ने काल विभाजन किया है, बहुतों ने नामकरण की कोशिश की है, तो हम रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है कि रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यताएं हैं, जो दृष्टिकोण है, जो कंसेप्ट जो इन्होंने दिए हैं, जो अवधारणाएं जो इन्होंने दी हैं, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्या और उनके समकक्ष जो आलोचक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन ग्रियर्सन ने भी किया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया। क्यों हम रामचंद्र शुक्ल को ही पढ़ने जा रहे हैं? तो उसका एक सीधा सा, एक सामान्य सा उत्तर यह है कि हिंदी साहित्य के जो आदि और अब तक का जितना भी साहित्य संकलन हुआ है और उसका जो मुकम्मल काल विभाजन किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो सार्थक और सटीक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं साहित्य के प्रति, वो आज भी अकाट्य हैं। इनकी अवधारणाओं को, इनके तर्कों को, इनकी साहित्यिक जो विचारणा हुई है, उनको हम बिल्कुल खंडित नहीं कर सकते। इनके जो तर्क हैं वो आज भी अकाट्य हैं, आज भी इनका विभाजन बहुत ही सार्थक, संयमित और सटीक है। बहुत से लोगों ने भी काल विभाजन का प्रयास किया था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का आज भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। और यही वजह है कि हम हिंदी साहित्य को समझने के लिए बार बार रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण देते हैं, इनके द्वारा दी गई टिप्पणियों की बात करते हैं, इनके द्वारा दिया गया काल विभाजन की बात करते हैं। इन्होंने किसी पर्टिकुलर लेखक की या कवि की जो समीक्षा की है, जो आलोचना की है, आज भी हम उसे संदर्भित करते हैं। और बहुत सारा काम, अनेकों पीएचडी थीसिस के अंदर रामचंद्र शुक्ल के बारे में हो चुका है, जो ये बताता है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक विराट पुरुष हैं। और जितनी अधिक सेवा रामचंद्र शुक्ल ने की है हिंदी साहित्य की, शायद और कोई हिंदी साहित्य में ऐसा विद्वान अभी तक नहीं हुआ जिसे हम उतनी ही गरिमा प्रदान करें जितनी कि रामचंद्र शुक्ल की है। तो यदि हमें हिंदी साहित्य को समग्रतः समझना है तो रामचंद्र शुक्ल को बहुत अच्छे से अध्ययन करना आवश्यक है। तो एक बेसिक लेवल पर, एक सामान्य लेवल पर हम यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने जो मोटी मोटी अवधारणाएं दी हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है
उसको हम एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने काल विभाजन के प्रयास हुए थे वो हमने मोटा मोटी तौर पे देख लिए थे, लेकिन फिर से इसको मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र शुक्ल अगर हमें समझ में आ गया तो फिर हम साहित्य की जितने भी और विधाएं हैं, जितने भी शाखाएं उपशाखाएं हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसमें सक्षम हो पाएंगे। तो एक बार फिर से हम रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है और नामकरण का प्रयास है उसको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले आदिकाल। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया था, क्योंकि उस समय रासो काव्यों में वीर रस की अधिकता थी, और जिन 12 ग्रंथों, रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों जो रासो काव्य से संबंधित थे उनको आधार बनाकर इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल रखा था। और इसकी जो समय अवधि है वो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 संवत मानी थी। बाद में चूंकि यह जो नामकरण है वह थोड़ा सा एक पक्षीय, उसमें झुकाव ज्यादा है, क्योंकि इस समय केवल वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं नहीं थी बल्कि और भी साहित्यिक रचनाएं हुई थी, जिसमें आपके जैन ग्रंथ हैं, प्रकीर्णक साहित्य या लोक साहित्य है जो केवल विशुद्ध मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया था, आपके सिद्ध और नाथों की वाणियां हैं। तो इस प्रकार यह जो साहित्य था वो बहुआयामी था, इसलिए रामचंद्र शुक्ल का यह कथन थोड़ा सा एकांगी था। इसलिए वीर गाथा काल नाम के बजाय बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा सुझाया गया आदिकाल, जो कि किसी विशेष काव्य धारा का सूचक नहीं है बल्कि सिर्फ उस कालखंड की शुरुआत का द्योतक है, इसलिए सभी विद्वानों ने उस कालखंड को सहज ही स्वीकार कर लिया, उस नामकरण को सहज स्वीकार कर लिया, और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो अब इसका नाम, इस कालखंड का नाम आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा जो कालखंड है वह मध्यकाल। रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे मध्यकाल कहा और उसके 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व जो मध्यकाल है वह भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य का एक युग है, जिसे हिंदी साहित्य की एक अलग मूल्य रखने की वजह से जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो पूर्व मध्यकाल जो है उसको भी भक्ति काल के नाम से जाना गया, और भक्ति काल को भी आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा जो थी वो भी आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें 2 भागों में बांटा, रामाश्रयी धारा और कृष्णाश्रयी धारा। वहीं निर्गुण जो काव्य परंपरा थी उसको भी आगे चलकर 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक थी संत काव्य धारा और दूसरी थी सूफी मत अर्थात सूफी काव्य धारा। तो ये जो काल विभाजन है यह पूर्व मध्यकाल कहलाता है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, और इसकी जो अवधि है वो 1375 से 1700 संवत मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस मध्यकाल का जो अंतिम भाग था उसे उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित किया, और यह जो उत्तर मध्यकाल है इसे रीति काल कहा गया, क्योंकि इस समय रीति ग्रंथों का प्रणयन बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। रीति ग्रंथ वे होते थे जो संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित थे, जिसमें विभिन्न काव्यांगों का विवेचन किया गया था, और ये जो ग्रंथ थे वो संस्कृत की उस आचार्यत्व की परंपरा में लिखे गए थे, इसीलिए इसे रीति काल नाम से जाना गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी जो अवधि थी वो 1700 से 1900 संवत घोषित की। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने रीति काल को विभिन्न नामों से जाना, विभिन्न समय से संदर्भित किया, लेकिन जो सर्वमान्य जो नामकरण और विभाजन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। आइए बढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के अंतिम छोर पर, और उन्होंने इस अंतिम भाग को नाम दिया आधुनिक काल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल के नाम से भी जाना, गद्य काल के नाम से भी संबोधित किया। और इसकी जो समय सीमा मानी है वह 1900 से लेकर अब तक, अर्थात संवत 1900 के बाद जितना भी साहित्य हिंदी साहित्य में रचा गया उसमें गद्य की प्रधानता थी, और गद्य की प्रधानता होने की वजह से इस कालखंड को गद्य काल के नाम से जाना गया। बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने इस गद्य काल को भी विभिन्न उपविभागों में विभाजित कर दिया, जैसे पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल, और उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, इस तरह से विभिन्न कालखंडों में उसको बांट दिया। तो ये तो था रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन और उससे संदर्भित नामकरण। अब चूंकि ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया है यह हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस कालखंड से ही अगर हम इस समस्त चक्र को ढंग से पढ़ लें तो हिंदी साहित्य की जो विस्तृत रूपरेखा प्रारंभिक काल से लेकर और अब तक की है, बनी है, उसे हम आसानी से विभिन्न भागों में और उपविभागों में विभक्त कर पाएंगे, और उसका जो अध्ययन है वो बहुत ही ज़्यादा सुविधापूर्ण हो जाएगा। अतः मेरी ये अपेक्षा है कि सभी विद्यार्थी, जो विशेष तौर पे जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, वह इस स्ट्रक्चर को, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन प्रस्तुत किया गया है, उस स्ट्रक्चर को भली भांति समझ लेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ यहाँ से माना है, उसके 4 भाग किए हैं, प्रथम भाग का नामकरण ये किया है, इसकी अवधि ये मानी है, द्वितीय काल को इतने खंडों में बांटा है और उसको अलग अलग इन उपविभागों में विभक्त किया है। तो एक बार ये अगर हमें कंठस्थ हो जाए तो हम हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और ये न केवल समझने के लिए उपयोगी है बल्कि बहुत बार परीक्षा के लिए भी यह उपयोगी बन जाता है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में कालखंड और विभाजन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होते हैं। अतः अपेक्षा है कि सभी विद्यार्थी इस स्ट्रक्चर को भली भांति समझ लेंगे।